नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, कसं काय, केड़ो हाल आहे, केम छो। मैं हूं आभा, एक बार फिर से आपके साथ मेरे कार्यक्रम स्पॉटलाइट विद आभा में। और आज मैं आपको ले चल रही हूं सूरत, मिलवाने वाली हूं एक ऐसी हस्ती से जो तन मन धन से अपनी सेवाओं से यहाँ समाज में अपनी सेवाओं का आदान प्रदान करते हुए एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर चुके हैं। जी, वे हैं श्री हितेश गिरी गोस्वामी जी। नमस्कार हितेश जी, हमारे कार्यक्रम स्पॉटलाइट विद आभा में। नमस्कार। नमस्कार। वंदे मातरम। भारत माता वंदे की जय। मातरम। तो हितेश जी के बारे में थोड़ी सी मैं जानकारी दे दूं। हितेश जी जो हैं वो नरेंद्र मोदी विचार मंच आईटी सेल के जनरल सेक्रेटरी हैं। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी कामरेज में प्रेसिडेंट हैं। LJSKFOI के फाउंडर मेंबर हैं। पूना गांव हेल्थ सेंटर RKS के मेंबर हैं। इसके अलावा वो आज़ाद चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रेसिडेंट भी हैं। हितेश जी, अगर इसमें से अभी भी कुछ बाकी रह गया हो तो प्लीज मुझे बताइएगा। होप कि मैंने सारी चीजें आपकी कवर कर ली। अ, मैम, आप वैसे तो कार्य से आदमी महान होता है, पद से महान नहीं होता है। हाँ, एक जिम्मेदारी के तौर पे सभी जिम्मेदारी दी जाती है, लेकिन आज हम इस मीटिंग की शुभ शुरुआत करने से पहले आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज ही के दिन आदरणीय हमारे पूर्व पूर्व वड़ा प्रधान अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज पूर्ण तिथि है। जी वैसे उनको नमन करते हैं, शत शत प्रणाम करते हैं। जी जी। उनके जैसा व्यक्तित्व मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। उनके जैसा दूसरा नहीं हो सकता। आज वो हमारे बीच बिल्कुल है सही। नहीं, हम्म। आज वो इस दुनिया में हमारे बीच है नहीं, हम्म। लेकिन उनके विचार, उनकी यादों से आज करोड़ों अब्जों लोगों के दिलों में आज वो जगह बना। और सबसे बड़ा उनका एक मुकाम परमाणु परीक्षण, जो हम सब जानते हैं कि भारत देश को एक नई ऊंचाई तक ले जाने के लिए सबसे बड़ा और अच्छा, जो कहते हैं कि भारत का वहां से ट्रैक चालू हुआ, नया ट्रेड चालू हुआ। जी तो वैसे हमारे आदरणीय पूर्व बड़ा प्रधान श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज पुण्यतिथि है, उनको हम सत सत नमन करते हैं। हमारी मीटिंग की उनके ही दो पंक्तियों से शुरुआत करने की कोशिश करूंगा। जी। भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं, भारत भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। हम्म। इसका कंकर कंकर शंकर है, इसका बिंदु बिंदु गंगा जल है। हम जिएंगे भी इसके लिए और मरेंगे भी इसके लिए। मरने के बाद भी हमारी अस्थियों को गंगा में बहाओगे और कान लगा के कोई सुनेगा, तब भी आवाज आएगी, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत बहुत खूब। बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। बहुत बहुत खूब। आभा मैम, आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं स्पॉटलाइट के साथ। आप ऐसे सदस्यों का कि जो समाज में सेवा कर रहे हैं, ऐसे कई सेवाभावी लोगों का आप इंटरव्यू कर रहे हैं और लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। और कुछ इनिशिएटिव आइडियाज कि भाई हम किस तरह से इस सोसाइटी में हम किस तरह से बेहतर कर सके। ये जो आपने इस तरह की जो मुहिम उठाई है, उसके लिए मैं आपको सलाम करता हूँ, सल्यूट करता हूँ और बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूँ कि इसमें आप लगे रहिए। बहुत ही अच्छा कर रहे हैं और लोगों के बीच में, सोसाइटी के बीच में एक अच्छा आप मैसेज प्रदान कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपको शुभेच्छा देता हूँ। धन्यवाद हितेश गिरी जी। मैं ये जानना चाहूंगी कि आप सूरत में कितने सालों से हैं। वैसे तो ऐसा कहा जाए तो सूरत में मुझे समझ लीजिए कि 8-10 साल, 10 साल के करीब हो चुका है। जी और यहाँ जब आए थे, जैसे सूरत की भूमि में मैंने एक चीज ये देखी है कि सूरत है ना, 6 महीने आपकी अग्नि परीक्षा लेती है। और सूरत देखिए डायमंड सिटी के तौर पे आज जाना जाता है, ठीक है। जी लेकिन एक वक्त था कि जब यहाँ यहाँ से जरी का बहुत बड़ा व्यवसाय होता था। जी। तो जरी का व्यवसाय से फिर जाना गया। ये यही एकमात्र एक ऐसी सिटी है कि जो करीबन 20-25 सालों में अपना बिजनेस चेंज करती है। तो सबसे पहले जरी का बिजनेस व्यापार हुआ करता था, फिर ये डायमंड, फिर उसके बाद ये टेक्सटाइल। तो इसी तरह से काफी ऐसे व्यवसाय है। आज इंडस्ट्री के उसमें भी बहुत नंबर 1 पे सचिन जेआईडीसी हम सब देख रहे हैं। तो इंडस्ट्रीज के तौर पे भी आज सूरत बहुत ही अव्वल लेवल नंबर पर है और आज मेगा सिटी के तौर पे पूरे भारत में प्रख्यात है। भारत का कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट बाकी नहीं होगा
भारत का कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट बाकी नहीं होगा कि जहाँ का व्यक्ति यहाँ पे रोजगार पाने के लिए सूरत में ना हो। इसको कर्म भूमि भी कहते हैं। बिल्कुल सही। हमने भी इनको अपनी कर्म भूमि बनाई है और हमें बहुत ही अच्छा अच्छा फील है, क्योंकि यहाँ के लोग में जो कहते हैं ना कि मानवता तो फूट फूट के भरी हुई है। कोई भी पूरे भारत में कुछ भी नया इनिशिएटिव कुछ भी हुआ होगा तो उसकी जड़ बोने का कार्य हमारे सूरत से होगा, और सूरत ही सोने की मूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि जब आप सूरत आए तो शायद जैसे बाकी दूसरे लोग जब इस शहर में आते हैं तो एक ही ध्येय होता है कि भाई कुछ कमाई के लिए, कुछ हमारी कमाई के साधन या कोई नया धंधा जम जाए हमारा। तो आप ये समाज सेवा की और नरेंद्र मोदी विचार मंच की और कैसे आपका मन डाइवर्ट हो अ, गया? आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि हम आते हैं, यह है हमारी कर्म भूमि है। जी। लेकिन राष्ट्रभक्ति खून में होती है, वो कहीं बाजार में नहीं मिलती है। ये आप भी बिल्कुल जानते हो और हम भी बिल्कुल जानते हैं कि बिल्कुल। राष्ट्रभक्ति खून में होती है। सूरत में मैं जब आया तब वैसे पापा लोग थे, उनके साथी थे। शुरुआत से छोटे बिजनेस से भी शुरुआत की। पहले डायमंड में भी काम कर चुके हैं, करीबन उनका भी एक्सपीरियंस लिया है। छोटे छोटे काफी व्यवसाय किए, फिर ट्रांसपोर्टिंग का अपना व्यवसाय चलता था, यहाँ से भिंडा ट्रांसपोर्टिंग वगैरह का होता था। लेकिन इन सब छोटी छोटी चीजों को देखते देखते रियल एस्टेट में थोड़ा हाथ अच्छा जमा, जैसे कहते हैं अच्छा। ना कि रियल एस्टेट में थोड़ा अपना अच्छा दबदबा बना। फिर हाँ जमीन हाँ। लेवेच, और फिर इसी तरह से रियल एस्टेट में आगे बढ़ते हुए फिर हमारी एक नर्सरी की स्कूल भी चलती है, छोटी अच्छा। अपने किड्स नर्सरी चलाते हैं। तो ये भी हम्म। ऐसे ये भी स्कूलों के साथ भी जुड़े हुए हैं। फिर हमारी स्कूलों में एक्टिविटियां चलती है, कराटे, डांस, योगा, स्केटिंग, स्विमिंग, सिंगिंग वगैरह सब एक्टिविटीज हमारी चलती है। तो जी। ये भी हम स्पोर्ट के साथ जुड़ गए इस तरह की। तो आज ये सब चीजें हम करने के बाद मेरी मुलाकात आज से समझ लीजिए 7-8 साल पहले ही, 7-8 साल पहले मेरी मुलाकात आदरणीय, और मैं उस उनको सामाजिक गुरु भी मानता हूँ, जी। डॉक्टर प्रफुल्ल शिरोया जी। तो उनसे मेरी मुलाकात हुई, और वो मेरे आदर्श भी है, मेरे गुरु भी है। सामाजिक क्या होता है ये उनसे मैं सीखा हूँ, सोशल वर्क क्या होता है उनसे मैं सीखा हूँ। और आज मैं ये मानता हूँ कि आज मैं जो कुछ भी हूँ तो उसमें एक बहुत ही अहम हिस्सा जिनको कहते हैं, तो मैं वो श्रेय देना चाहूंगा मेरे गुरु जैसे डॉक्टर प्रफुल्ल शिरोया जी को। और उनके मार्गदर्शन से ही हम आज यहाँ तक पहुंचे हैं, बाकी तो ऊपर वाला मैं हर रोज देखती हूँ कि आप दो तीन आपकी जो कार्यक्रम आप करते हैं रोज कुछ ना कुछ आज भी इन कोरोना के समय में आपकी प्रवृत्तियां चालू हैं, आपकी एक्टिविटीज चालू हैं, आपके कार्यक्रम हर रोज आप मुझे जो मैसेज भेजते हैं मैं उसमें देखती हूँ। तो ये सब जो अभी आप कर रहे हैं कोरोना काल के लिए, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। देखिए सब वैसे ऐसा होता है कि हम लीडर के तौर पे काम करते हैं। आज जी। हम काम को ज्यादा व्यापक कैसे बना सकते हैं। हम्म। एक अकेला आदमी काम करेगा और उसके साथ 1,000 कार्यकर्ता काम करेंगे तो काम का विस्तार जो होता है वो व्यापक हो जाता है। जी। हम आरएसएस से भी जुड़े हुए हैं, नरेंद्र मोदी विचार मंच से जुड़े हुए हैं, हमारी आजाद हम्म। चैरिटेबल ट्रस्ट है, हमारा इंटरनेशनल जापान शोतोकान कराटे डू फेडरेशन ऑफ इंडिया। इन सब का काम अलग अलग है। जी। कोई स्पोर्ट्स से रिलेटिव है, कोई बिजनेस से रिलेटिव है, कोई सोशल वर्क से, कोई पॉलिटिक्स से। तो इन हम्म। सबका काम अलग है। तो अलग जी। अलग कार्य होने की वजह से सभी कार्यकर्ता भी अलग अलग है। वैसे हम्म। विभिन्न विभिन्न कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो हम्म। इन सबको एक दौर में बांध के किस तरह से हम अच्छा से अच्छा वर्क किया जाए, क्योंकि उनको होता है सही गाइड, हम्म। सही दिशा, सही हम्म। निर्देश की जरूरत होती है। बिल्कुल। जब मार्च 22 मार्च को पहली बार मोदी जी ने जनता कर्फ्यू का ऐलान किया, और जी। उनके बाद करीबन 24 को ही हमारा अन्न क्षेत्र चालू हो चुका था। ओके। 23 या 24 से ही हमारा अन्न क्षेत्र चालू हो चुका था। हम्म। तब से लेकर समझ लीजिए करीबन पौने तीन महीना अन्न क्षेत्र चालू रहा, दोपहर और शाम दोनों टाइम। एक ही ओके। जगह नहीं, करीबन 6 से 7 जगह पर, अलग अलग जगह पर। वैसे बहुत से अच्छे स्पॉन्सर, क्योंकि जिनके पास पैसा होता है वो ये चाहते हैं कि सही जगह हम लगाएं। तो बिल्कुल उनको बिल्कुल। एक
इन्वेस्ट कर ये कैसे कि डोनेशन करने के लिए एक सही जगह मिल जाती है। हमें तो सिर्फ मैनेज करना होता है, हमें हाँ सिर्फ मैनेजमेंट करना होता है। ट्रू। तो सभी हमारे जो स्पोर्ट के लड़के थे उनको भी हमने लगाया। आरएसएस काम से बहुत ही अच्छा कामरेज में मेरा रेसिडेंट कामरेज है, तो कामरेज में किट बांटने का वितरण किया गया। फिर 4 ट्रेन पैसेंजर अपना प्रवासी ट्रेन मजदूर भाई बहनों को 4 ट्रेन यानी एक ट्रेन में 1600 लोग होते हैं। दीदी ये बहुत बड़ा, रात को 2-2 बजे तक हम कंप्यूटर में एंट्री करते थे। रात को ही कभी कभार क्या है कि रात को 2-2 3-3 बजे ही एसएमसी कॉर्पोरेशन की बसें आ जाती थी और उन सबको बिठाना, उन सबका चेकिंग करना पड़ता है। ये सब चीजें पूरी नाइट। वैसे मैं यहाँ पर हो गया, मेरी गाड़ी 5,000 किलोमीटर जुकाम भी नहीं होता है। तो यह इतनी सेवा और इन सब की दुआओं से ही आज इतने स्वस्थ भी है, तंदुरुस्त भी है। और कोरोना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन छोटी सी बीमारी भी आज नहीं है, लेकिन बहुत गर्व होता है। ये कहते हैं ना कि भगवान का आशीर्वाद रहता है कि जो सेवा करने वाले होते हैं हमारे है। कई ऐसे परिवार थे दीदी, आपको मैं बताना, वो खुददार है, कभी हाथ फैलाएंगे नहीं किसी के सामने। ऐसे कई घरों में इस तरह की कीटें दी गई हुई है, नो सेल्फी नो फोटोग्राफ्स, नो सेल्फी नो फोटोग्राफ, क्योंकि आज उनकी मजबूरी है दीदी, आज उनकी ये मजबूरी है। लेकिन कभी वक्त था कि वो भी दान करते थे। लेकिन ये कोरोना की महामारी में सबको परेशान किया है, पूरा विश्व इससे। और हमारे आदरणीय वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही अच्छे नेतृत्व के साथ, मैं कहता हूँ, मैं उनको पुरुष ही नहीं महापुरुष मानता हूँ, और ये युग पुरुष है, ये युग पुरुष ही है। भारत का नेतृत्व, और 2014 के बाद जो स्थिति बदली है भारत की, जो नई ऊंचाइयों के साथ आज भारत अंगड़ाई लेके पूरे विश्व में जो डंका बजाया जा रहा है, तो उनका सिर्फ एकमात्र श्रेय हम किसी को देना चाहे तो वो होते हैं हमारे आदरणीय और गुजरात के गौरव, गुजरात के पनौते पुत्र, ऐसे हमारे नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी। बहुत अच्छा होता है, बहुत प्राउड फील होता है। हम आते हैं दीदी तो वहां हमें कहते हैं कि अरे आप तो मोदी जी के यहाँ से हो, तो ये गर्व होता है हमें, ये हमें गर्व होता है। बिल्कुल बिल्कुल। काफी संस्थाओं ने दीदी बहुत अच्छा काम किया, मैं सभी संस्थाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सूरत सभी तरह से नंबर 1 रहा है और इसमें भी नंबर 1 रहा है, मैं इसमें कोई दोहराई नहीं है। मैं सबको बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूँ, सभी दाताओं को शुभेच्छा देता हूँ, सभी संस्थाओं के संगठन के सभी पदाधिकारियों को शुभेच्छा देता हूँ, जिन्होंने इस मुश्किल घड़ी में सभी तरह की कुछ न कुछ सभी लोगों को मदद पहुंचाई है। उन सबको सादर नमन। बिल्कुल हितेश जी, यहाँ पे एक बात बिल्कुल सराहनीय है कि जब इतनी बड़ी महामारी फैली हुई है, ऐसे समय में आप जैसे महान लोग आकर के निस्वार्थ भावना से समाज में जब सेवाएं प्रदान करते हैं, तो मेरे ख्याल से भगवान भी उनके साथ हो जाते हैं कि जब ये मेरे दूत हैं जो ऐसे लोगों, ऐसे समय में जिनको ज़रूरत है, उन ज़रूरतमंदों को मदद के लिए आगे आए हैं, तो भगवान भी उनका ख्याल रखते हैं कि इन्हें कुछ नहीं होना चाहिए, ये मेरे वॉरियर्स हैं और ये ही इस समाज में जो कोरोना नाम का राक्षस अभी पैदा हुआ है उसके साथ लड़ने में मेरे दूतों का काम करेंगे। सो डेफिनेटली हितेश जी, आपका जो काम है, आपकी जो मेहनत है वो सराहनीय है। आज़ाद चैरिटेबल ट्रस्ट में भी आप कार्यरत हैं, तो उसके विषय में थोड़ी सी मैं जानकारी चाहूंगी। ये आज़ाद चैरिटेबल ट्रस्ट, ये हमारा एक संगठन है और उसमें मैं प्रेसिडेंट के पद पर मैं कार्यरत हूँ, और हमारे करीबन 1250 से ज़्यादा हमारे सदस्य हैं। हम हर साल वृक्षारोपण के कार्यक्रम होते हैं, ब्लड डोनेशन के कार्यक्रम होते हैं, और
हर साल 21 लड़कियों की हम शादी करवाते हैं जिनके माता पिता नहीं होते हैं। उनको जैसे कहते हैं ना कि चम्मच से लेकर सोने तक की सब चीजें निकल जाके उनको किसी का ताना वाना सुनना न पड़े, तो इस तरह का। और इसमें हमें बहुत सपोर्ट भी रहता है काफी। वैसे डोनर बहुत ही अच्छा सपोर्ट रहता है सबका, और सब आके देखते भी है कि भाई किस तरह का वर्क होता है। क्योंकि देखिए आज की तारीख में दाताएं बहुत है, डोनेशन देने के लिए बहुत है, लेकिन उनको चाहिए सही जगह कि भाई हम बिल्कुल जहाँ डोनेशन कर रहे हैं तो क्या वो सही जगह पर हमारा वैलिड है, वो उनका यूज जो उनका जो सदुपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये आज की तारीख में एक बड़ा विषय होता है। तो बिल्कुल। वो लोग भी बहुत खुश होते हैं कि मैंने नरेंद्र आजाद चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से हर साल 21 लड़कियों की बहुत ही धामधूम से फार्म हाउस में बड़े अच्छी तरह से हम शादी कर पाते हैं। और इसी के उसमें मैं आपको एक उदाहरण में देना मुहावरा में देना चाहूंगा कि हुआ यूं कि हमने ये हमारा अभी तीसरे मार्च महीने में जो हमारा मैरिज इवेंट गया, वो पहले चौथा इवेंट हमारा था, तो इससे पहले हमारी तीसरी इवेंट थी। तो ये तीसरी इवेंट की वैसे मैरिज की जो इनविटेशन होता है वो मैंने भेजा था अहमदाबाद से, हमारे साथ एक जुड़े हुए थे जिनको ये शादी शादी में नोट की हुई थी। तो उन्होंने वो इनविटेशन देख के ऐसा कहा था कि अरे ये सब तो नौजवान है, इसमें तो कोई बड़ा आदमी तो दिख नहीं रहा है, सब छोटे छोटे हैं, तो ये किस तरह से शादी कर पाएंगे। तो उनको एक बहुत, वो मोदी परिवार से थे, वो एक बार और भी थी, ये मोदी परिवार से थे। लड़की यहाँ सूरत से थी, लड़के वाले अहमदाबाद से थे। तो अच्छा। वो बहुत ही जैसे वो उनको ऐसा लग रहा था कि भाई हमारे बड़े मेहमान आएंगे, तो समूह लग्न में अब ये अरेंज ये और क्या है शादी की कंकोत्री, वो ऐसे इन्विटेशन देखते हैं ना, तो उनको ऐसा लगता है कि अरे ये तो बहुत छोटे छोटे है सब। ये मैं आपको ये चौथे चौथे इसकी है, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको। जी जी जी। तो इसमें क्या है, उनको ऐसा लगता है कि ये तो सब छोटे छोटे, तो ये कैसे शादी करेंगे, ये है वो है। इसमें 50% से ऐसे लोग ऐसे कार्यकर्ता हमारे जिनकी खुद की शादी नहीं हुई है। तो वैसे, लेकिन फिर शादी उन्होंने अटेंड की, और इस तरह से उनको ऐसा महसूस हुआ। हम तो वैसे कहते हैं ना, खेलते खेलते शादी करवा देते हैं। तो उन्होंने स्टेज पे आके टीम का हमारा सम्मान किया था, और वो स्टेज पे आंसू उन्होंने बहाए थे कि आज उनकी उम्र थी करीबन 55 55 के अब थे, वो 55 से अब थे। उन्होंने कहा कि आज मैंने पहली बार ऐसा देखा है कि कोई यंग जनरेशन कि इस तरह का कोई इनिशिएटिव काम कर रही हो, और ये भी चौथा है। तो वो यानी हमें हमें प्राउड फील होता है कि हम अपनी तरह से हम हमारे साथ जो कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं उन सबके बदौलत हम आज इतना सब कुछ कर पा रहे हैं। तो ये भी हम गर्व से है कि भाई आजाद चैरिटेबल ट्रस्ट में मुझे काम करने का सौभाग्य मिला है, तो ये भी मेरे लिए एक महत्वपूर्ण बात है। बिल्कुल हितेश गिरी जी, ये जो चीज़ है ये बहुत बड़ा उदाहरण है आज की यंग जनरेशन के लिए, जहाँ पर हम ये सुनते हैं कि आज भारत में सबसे ज़्यादा दुनिया की युवा जनसंख्या है, पर युवा बिल्कुल जनसंख्या होने के बावजूद हमारा देश उतनी प्रगति नहीं कर रहा है। तो वहाँ पे हमारे युवाओं के लिए आप जैसे युवा जो हैं, आपकी जो टीम है आज़ाद चैरिटेबल ट्रस्ट की, ये एक उदाहरण है। और इससे हो सकता है कि काफ़ी युवा लोग प्रभावित भी हों, जब ये इंटरव्यू लोग देखेंगे तो हो सकता है उनसे शायद उन्हें थोड़ा मोटिवेशन मिले, और हो सकता है वो आपके पास और भी लोग आ जाएं कि हमें भी ऐसा कुछ आप मोटिवेशन दीजिए कि हम भी कुछ कार्य कर पाएँ, है ना। आजकल के जवान बच्चे जो हैं घर पे बैठ के मोबाइल और टीवी के अलावा वो और कोई चीज़ें ज़्यादा देते नहीं है, जो चीज़ बैठे बैठे हो जाए वो ऐसी चीज़ें चाहते हैं। पर जब उन्हें लगेगा कि सेवा करने में भी एक सुख है, जब आप जैसे लोगों के वो देखेंगे और जब वो पाएंगे, महसूस करेंगे कि सेवा करने जैसा कोई परम सुख है नहीं, और उसमें भी आप उन लड़कियों की शादी करवा रहे हैं जो ज़रूरतमंद हैं, ऐसे परिवार की लड़कियां की जिन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि हमारी कभी अच्छे से शादी भी हो पाएगी, वो भी अच्छे घरों में शादी हो पाएगी। तो ऐसे में आप ये जो बहुत बड़ा काम, एक कहते हैं ना ब्रह्म काम है ये एक तरह से, और ऐसा कहा भी गया कि सबसे बड़ा जो दान है वो कन्यादान होता है। तो आपकी ये जो सेवा है ये किसी कन्यादान से कम नहीं है। तो डेफिनेटली बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपका जो ये कार्य है ये एक उदाहरण के रूप में हमारी युवा पीढ़ी को आज मिलेगा इस इंटरव्यू के थ्रू। तो इसके अलावा आप कराटे की कोई जो फेडरेशन है उससे भी आप जुड़े हुए हैं, तो ये समाज सेवा हाँ, और मैं फिर बताना कराटे। चाहूंगा। देखिए ये सब अलग अलग फील्ड है। जैसे आपने कहा हमारा स्कूलों में हमारी एक्टिविटी चलती है, कराटे, डांस, योगा, स्केटिंग, स्विमिंग, सिंगिंग वगैरह। तो उनकी हमारी एक एनजीओ है, उनका नाम है इंटरनेशनल जापान शोटोकान कराटे फेडरेशन ऑफ इंडिया, उसका मैं ओके। फाउंडर मेंबर हूँ।
और जी हमारे 7 स्टेटों में हमारी ऑलरेडी अभी ये पूरी एक्टिविटी चल रही है, जिसमें ज्यादातर हम हमारा स्कूलों से तो रिलेटिव है ही हम, लेकिन हम बहनों को भी ये मार्शल आर्ट वगैरह हम सिखाते, कराटे सिखाते हैं सेल्फ डिफेंस के लिए, क्योंकि आज की तारीख में हम देख रहे हैं कि भाई ये बहुत ही जरूरी है कि बहनों को भी, आप मेरे फेसबुक अकाउंट पे आप जाएंगे तो पता चलेगा, आप देखेंगे कि हमारे सभी ब्लैक बेल्ट, हमारे सचिन राजभर करके हमारे जो है 5th ब्लैक बेल्ट है, फिर हमारे देवेंद्र कदम जी है जो भी 5th ब्लैक बेल्ट है, और ऐसे इनके साथ में ब्लैक बेल्ट करीबन समझिए 40,000 लड़के उनके साथ काम कर रहे हैं। तो इस तरह का मोटिवेशन, और दूसरी बात कि भाई एक आदमी काम कर रहा है, उसके नीचे यदि हजारों लोग काम कर रहे हैं तो ये काम व्यापक हो जाता है। तो चीज क्या होता है कि ज्ञान को बांटने से बढ़ता है, ज्ञान बिल्कुल बिल्कुल। बांटने से बढ़ता है। तो इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं। कराटे में भी हमें वैसे कहा जाए कि भाई काफी मेडल्स वगैरह इन हमारे सदस्यों ने काफी स्टेट भी लिया, स्टेट है, नेशनल है, इन सब में भी गोल्ड मेडल प्राप्त किए हुए हैं, और ये हर बार कुछ ना कुछ इनिशिएटिव होता रहता है। अभी उसी में ही हमारा एक हमारे जो कदम है, देवेंद्र कदम जी है, उन्होंने एक इनिशिएटिव चीज की थी, अभी कंपटीशन रखा था, ये कोरोना महामारी में उन्होंने कंपटीशन रखा था। अब क्या बात है। कंपटीशन में ये था कि सभी को 2 मिनट का एक वीडियो, कराटे का मूवमेंट वाला वीडियो बना के 2 मिनट का भेजना है उनको। हाँ तो हाँ हाँ। उसी तरह से करीबन समझ लीजिए हजारों सदस्यों ने अपना खुद का एक मस्त परफॉर्मेंस वाला वीडियो बना के सबने भेजे। फिर उनमें से 5 जजेस बैठे और वो भी लाइव प्रसारण रहा, 5 जजेस ने मिलकर फिर डिसीजन लिया, और उनमें से फर्स्ट सेकंड थर्ड और सबको मेडल वगैरह, सर्टिफिकेट वगैरह, पार्टिसिपेट सर्टिफिकेट वगैरह। तो ये सब दिया, पर ये एक इनिशिएटिव होता है कि भाई हम कोरोना जैसी महामारी में भी पीछे हटने वाले नहीं है, बिल्कुल कोरोना जैसी बिल्कुल। महामारी में भी पीछे हटने वाले नहीं है। बिल्कुल, सूरत का तो नाम फेमस है कि तकलीफों में ही हमेशा सूरत ने अपनी सूरत को निखार करके और चमक बढ़ाई है। चाहे वो बाढ़ हो, चाहे वो प्लेग हो, और चाहे अब ये कोरोना काल हो, आज भी सब हमारे जो सूरती लोग हैं, ये पूरी श्रद्धा के साथ, स्पेशली आप जैसे लोगों का जब सहयोग मिलता है तो डेफिनेटली शहर के नागरिक जो हैं उनका मनोबल भी मजबूत हो जाता है। और आज आपसे बात करके मेरा मनोबल काफ़ी मजबूत हो गया है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी कहीं ना कहीं आपकी संस्थाओं के साथ जुड़कर अगर कुछ सेवाएं प्रदान कर सकूं, तो मैं अपने आप को डेफिनेटली धन्य समझूंगी कि भगवान ने मुझे भी आपके ज़रिए सेवा का सुख उठाने का एक अवसर प्रदान किया। तो हितेश जी, बहुत जाते अच्छी जाते बात। मैं अपने दर्शकों के लिए, स्पेशली मेरी सूरत की जनता के लिए, आपकी तरफ से एक संदेश चाहती हूँ कि आप किस तरह से उन्हें मोटिवेट करें कि वो आगे आएं और सेवा के लिए अपना योगदान दें। देखिए, आपने जिस तरह से बात की कि भाई मोटिवेट मोटिवेट के लिए, तो सबके, मैं सबसे सबसे यही पहले कहना चाहूंगा, जैसे हमारा नरेंद्र मोदी विचार मंच है, ठीक है, हमारे नरेंद्र मोदी विचार मंच में मेरा आईटी सेल में प्रदेश में संगठन महामंत्री का दायित्व है। नरेंद्र मोदी विचार मंच 2004 से चल रहा है, जब हमारे मुख्य आदरणीय बड़ा प्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे। और उनके दूरदृष्टि, ये 2004 में जब रजिस्टर हुआ, तब तब उसके पीछे का महत्व ये था कि भाई ऐसे व्यक्तित्व कि जो भारत देश में सब धर्म समान का नारा हो, जो विकास में हो, जिनकी दूरदृष्टि हो, इस तरह के कोई नेता तो नरेंद्र मोदी जी। और तब से लेकर आज तक नरेंद्र मोदी जी के, नरेंद्र मोदी विचार मंच के 29 अनुसांगिक संगठन चलते हैं, और ये सभी संगठनों में हजारों कार्यकर्ता, लाखों कार्यकर्ता पूरे भारत में कार्य करते हैं, पूरे भारत में। नरेंद्र मोदी विचार मंच का सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि मोदी जी के कार्यों, विचारों और योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना है। बिल्कुल। आपने जिस तरह से कहा कि मोटिवेट करने के लिए, तो मैं आपको ये आपके माध्यम से मैसेज देना जरूर चाहूंगा कि यदि आप किसी को 5,000 रुपए की हेल्प कर रहे हो, पैसा दे रहे हो किसी को, तो वो सीमित रहेगा, कहते हैं ना, वो सीमित रहेगा। लेकिन यदि कोई ऐसे, उनको कोई काम धंधा आप दिला सको, उनको कोई रोजगार दिला सको, या तो कोई विधवा बहन है हमारे, तो उनके लिए सरकार की जो योजनाएं होती है, उस योजना का कोई लाभ आप उनको दिला सको, तो वो, मैं कहता हूँ, वो आपको जिंदगी भर याद करेंगे। बिल्कुल जब तक सही। जिएंगे तब तक आपको याद करेंगे। क्यों बिल्कुल याद बिल्कुल। करेंगे? क्योंकि हम्म, आपने उनके लिए रोजगार का एक मुकाम दे दिया, रोजगार का एक आपने लक्ष्य दे दिया। बिल्कुल नरेंद्र सही। मोदी विचार मंच का बस यही काम है। नरेंद्र मोदी विचार मंच कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, नरेंद्र मोदी विचार मंच एक परिवार है।
और परिवार में सिर्फ यही काम होता है कि मोदी जी की जो योजना है, उनके जो विचार है, उनके जो कार्य है, वो जन जन तक पहुंचने चाहिए, लोगों को उनका लाभ मिलना चाहिए। और ये व्यापक हो रहा है। आज पूरे गुजरात में विश्वास कार्यालय के नाम से 34 आज हमारे कार्यालय कार्यरत है। 34 कार्यालय हमारे आज कार्यरत है, जो सिर्फ आईटी सेल के 29-28 जनसंघी और संगठन है जिनके भी कार्यालय ऑलरेडी चालू है। लेकिन सिर्फ मैं आईटी सेल की बात कर रहा हूँ कि आज एक जगह से, एक हमारा जो कार्यालय है, उस कार्यालय से यदि महीने में करीबन 200-300 लोग भी यदि अपना कुछ ना कुछ लाभ लेते हैं, कोई भी योजना हो, चाहे वो आयुष्मान भारत हो, महाअमृतम का काम हो, या विधवा सहाय हो, या वृद्ध पेंशन हो, या उज्ज्वल योजना के तहत गैस सिलेंडर का कोई, हाँ, वो विद्यार्थी के लिए सब्सिडी हो, खेडूत के लिए कोई भी काम, तो इन सब चीजों का उनको वहां से मार्गदर्शन मिलता है, फॉर्म मिलता है, वो अच्छी तरह से वहां से हेल्प हो सकती है। क्योंकि ज्यादातर क्या होता है कि काम काज के तौर पे सुबह जाते हैं, शाम को घर वापस लौट आते हैं, वक्त नहीं दे पाते हैं, और सरकारी कामकाज के लिए वो जा नहीं पाते हैं। तो ये एक ऐसी चीज, इनोवेटिव ये चीज है कि आप रात को 9-10 बजे भी कार्यालय का संपर्क कर सकते हो, कार्यकर्ता का संपर्क कर सकते हो, और कुछ भी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हो कि भाई मुझे विधवा सहाय के लिए मुझे फॉर्म चाहिए, तो रात को 9 बजे आपको मिल जाएगा। तो ये चीज से क्या होता है कि मोटिवेट होते हैं लोग, और ऐसे जो कार्यकर्ता होते हैं कि जिनको कुछ औरों के लिए, जैसे आपने बीच में अभी बात करी कि भाई दान देने से, तो उसमें मुझे एक बात बहुत ही याद आई। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा है, रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा है कि जो खुशी लेने में या मांगने में नहीं है ना, जो खुशी लेने में या मांगने में नहीं है, वो खुशी देने में है। बिल्कुल, वो खुशी देने में हो, और वो चाहे भले ही 5 रुपए का पार्ले जी का बिस्किट हो, या फिर 5,000 हो, या 5 लाख हो, जो यदि दे रहे हो आप, तो आपको प्राउड फील होगा, गुड फील होगा। यदि आप किसी से लाख रुपए यदि ले भी रहे हो, वैसे इस तरह से आप ले रहे हो कि मुझे जरूरत है, मुझे दे दो, तो वो फील नहीं होगा आपको, क्योंकि वो ले रहे हो। रामकृष्ण परमहंस जी का ये बहुत ही आदरणीय, और ये मैं इसको बहुत ही नोट करता हूँ कि भाई एक चीज और भी है कि इफ यू विल गेट सम यू लॉट सम, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। आज की तारीख में मैं सभी आपके श्रोता जो भी ये वीडियो देखेंगे, उन सबको मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि अपना गोल तय करिए, अपना गोल तय करिए, और आप जहां सो रहे हैं, जहां सो के उठे, सामने वाली दीवार पे आप लिख दीजिए कि मुझे ये, मेरी लाइफ में मुझे ये करना है। वो गोल आपको किसी को बताना नहीं है, लेकिन जब आप खड़े हो रहे हैं, नई ऊर्जा के साथ में खड़े हो रहे हैं, तो सबसे पहले ये देखना चाहिए कि ये मेरा गोल है और इसको मुझे हासिल करना है, और उसके लिए तन मन से लग जाना है, क्योंकि वक्त ना किसी का हुआ है ना किसी का होगा। भगवान श्री कृष्ण की एक पंक्तियां है, बहुत ही अच्छी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस दुनिया का सबसे बड़ा मित्र भी आपका वही है, और सबसे बड़ा शत्रु भी आपका वही है। तो क्या है, कौन है वो? तो क्या वक्त, समय। दुनिया का सबसे बड़ा शत्रु भी है आपका, और दुनिया का सबसे बड़ा मित्र भी आपका है, तो क्या वो है वक्त। तो आपके सभी श्रोताओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और आपको खास बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप इस तरह से सबका इनिशिएटिव, आइडियाज लेके इस तरह के जो आप विचार जनता के बीच में रखना, इस तरह से कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामना मैं देता हूँ, बहुत शुभकामना देता हूँ। और आप ही से प्रेरणा लेकर और भी सदस्य इस तरह के कोई भी इनिशिएटिव कार्य करें, जिससे एक क्रांति आ सके। आज एक सोशल मीडिया आज एक क्रांति है। आज ये हमारा जो इंटरव्यू है वो काफी सदस्य देखेंगे, तो उनको भी एक मोटिवेशन मिलेगा, उनको भी लगेगा कि नहीं, हमें भी कुछ करना चाहिए, समाज के लिए कुछ करना चाहिए, हमारी सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहिए, पर्यावरण के लिए कुछ करना चाहिए, गौ माताओं के लिए कुछ करना चाहिए, हमारे विधवा बहनों के लिए कुछ करना चाहिए, महिलाओं के लिए कुछ करना चाहिए, बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए। ऐसी कई ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर वो अपना गोल बना के अपना जीने का लक्ष्य तय कर सकते हैं। मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि समाज सेवा क्या है। समाज सेवा क्या है, मैं हर बार कहता रहता हूँ, शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, ये सब कहीं एडवर्टाइज करने के लिए नहीं गए कि लाखों करोड़ों रुपए देके कि आप मेरे पुतले बनाइएगा, या मेरे रोड रास्ते बनाइएगा, या मेरे स्टेचू, ये कहीं पे एडवर्टाइज करने के लिए नहीं गए। सरदार वल्लभ भाई पटेल, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, महाराणा प्रताप, शिवाजी, ये सभी ने समाज की सेवा ही की है, समाज की सेवा ही की है, जिनकी वजह से आज भी लोग
उन्हें याद करते हैं, वैसे ही जैसे आज की पुण्यतिथि अटल बिहारी वाजपेयी जी को जैसे लोग नमन करते हैं, उसी तरह से इन सभी हमारे परमवीर जैसे कहते हैं कि भाई योद्धा, उन सबको भी आज की तारीख में हम उनको याद करते हैं, नमन करते हैं, चाहे वो मंगल पांडे हो, चाहे वो आज के तारीख में हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, सबको हम नमन करते हैं, सबको हम प्यार करते हैं। और सभी देशवासियों को, भारत के सभी देशवासियों को ये कोरोना काल में जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। और जो भी हमारे कहते हैं ना फेस्टिवल जो है, वैसे तो बहुत काफी फेस्टिवल तो हमने कोरोना में ही कर लिए है, लेकिन फिर भी आगे जो फेस्टिवल आ रहे हैं उन सब में भी अपना ख्याल रखें, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें और अच्छे से अपने परिवार का ख्याल रखें। ऐसा ही मैं सभी से आग्रह करूंगा। और फिर से एक बार आपको कि इस इंटरव्यू के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। वंदे मातरम, भारत माता की जय। एक मिनट आप जाएं यहाँ से, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी हितेश जी, हमारा जो ये स्पॉटलाइट विद आभा कार्यक्रम है, इसका रेडियो ब्रेन राइन के साथ कोलैबोरेशन है। और आपका ये जो कार्यक्रम है ना सिर्फ यूट्यूब, फेसबुक और लिंक्डइन वगैरह चैनल्स पे दिखाया जाएगा, बल्कि आपका ये जो प्रोग्राम है ये रेडियो ब्रेन राइन पर ब्रॉडकास्ट भी होगा, जो पूरी दुनिया में 14 से भी ज़्यादा देशों में सुना जाएगा। और जिसकी वजह से मुझे पूरा यकीन है कि हर एक भारतीय जो आपको उस समय सुनेगा, वो आपकी बातें सुनकर और आपके कार्य के बारे में जान करके, आप किस तरह से लोगों की सेवा में कार्यरत हैं, इसको जान करके मुझे पूरा यकीन है कि कहीं ना कहीं वो अपना ध्येय निश्चित करेंगे, अपना गोल डिसाइड करेंगे और आगे बढ़ कर के चमकेंगे जैसे सूरत का हीरा। आप एक हीरा हैं जो चमक रहे हैं इस समय। नहीं, नहीं। और इसी के साथ हम आते हैं स्पॉटलाइट विद आभा के कार्यक्रम के अंत की तरफ। दोस्तों, आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि ये जो कार्यक्रम है यूट्यूब पे, फेसबुक पे और लिंक्डइन पे देखा जा सकेगा। इसके अलावा रेडियो ब्रेन राइन पर आप सुन पाएंगे, जिसके लिए आपको रेडियो ब्रेन राइन एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी। और अगर आपको कोई भी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 7039019353 पर, और या फिर आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं brradio2020@gmail.com पर। और फिर से एक बार एक वादे के साथ कि अगली बार हम एक और ऐसी ही दमदार शख्सियत के साथ आपकी मुलाकात करवाएंगे। मुझे और हितेश जी को इस कार्यक्रम से इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।